हैं साहब मैं सर रहमतुल्लाह। आप देख दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियो। पाकि पुलिसमैन 9 बच्चों को बेचने पहुंचा है। बच्चे बेचने पहुंच गए पाकिस्तान पुलिस वाला अजूब भैया। खैर देखते हैं दोस्तों 9 बच्चे थोड़े पैदा कर चलें देखते हैं पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज निम्रा अहमद का वीडियो लेकर आया हूं और इसमें टाइटल में है किड्स फॉर सेल इन पाकिस्तान, बाप का ये इम्तिहान निकाल रही भूख से जान। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हालात इतने वर्स्ट हो गए हैं, पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है कि पुलिस ऑफिसर्स को 3-3 माह की सैलरियां नहीं दी जा रही। इसकी लेटेस्ट मिसाल, लेटेस्ट खबर मैं आपको इस तरह से दूंगी कि कराची के अंदर एक पुलिस ऑफिसर प्रेस क्लब के बाहर अपने बच्चों को ले गया। उसके टोटल 9 बच्चे थे, 4 बच्चों को जिसमें बेटियाँ भी शामिल थी और बेटे भी शामिल थे। प्रेस क्लब के बाहर जाकर उसने एहतजाज किया, कहा कि मेरे बच्चों को ख़रीद लो, मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, 3 माह से मुझे सैलरी नहीं मिली है, मैं अपने घर के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ फ़रोख्त करने आया हूँ, बच्चों को यहाँ बेचने आया हूँ। हमेशा यही दावा किया जाता है 77 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, कि पाकिस्तान के अंदर जज्बा बहुत है, हम इजराइल को काउंटर कर लेंगे, हम कश्मीर छीन लेंगे, हम भारत को काउंटर कर लेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या तो भिखारियों की तादाद बढ़ती है या तो फिर हालात इतने वर्स हो जाते हैं कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने बच्चों को मार लेते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं या फिर लोग अपने बच्चों को बेचते हैं। अब हम इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि मजीद और कितनी कंडीशन वर्स्ट होने वाली है पाकिस्तान की। मुल्क पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की क्या शनाख्त है, किस नाम से लोग जानते हैं पाकिस्तान को। आए अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला का ही आसरा है जिस पे ये मुल्क चल रहा है। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मुल्क को बिल्कुल ही ख़त्म कर देने वाली। इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चल रहा है तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और दूसरा, वो पुलिस भाई जो है वो भी डेफिनेटली पाकिस्तानी है, हमारी तरह इंसान है। अगर वो वहाँ पे प्रेस क्लब अपने बच्चों को लेके चला गया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो माशाल्लाह एक ईमानदार है और इस पर अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती दे और सलामत रखे, और वो ईमानदार है तो वो अपनी ईमानदारी पे वो चलता रहे। और दूसरा ये कि अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो सिंध की मैं बात करूँगा। सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वहाँ पे इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं तो शायद 16 या 17 साल हो गए हैं कि पीपल पार्टी की हुकूमत है। लेकिन उन्होंने इन 16-17 सालों में क्या किया है? कराची के हालात अगर आप देख लें तो वो हद से ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ पे जो मेन शाहराहें हैं, जो अच्छे आप कह लें कि इलाके हैं, वो कुछ बेहतर हैं। जो नॉर्मल इलाके हैं वो तो बिल्कुल ही बस गुजारा वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर जो बिल्कुल ही लो एरियाज़ हैं वहाँ का तो हाल ही बहुत बुरा है। तो अगर वो वहाँ पे चला गया प्रेस क्लब और सब कुछ चला गया तो इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ही ये है। वैसे ये बड़े दावे करते हैं कि हमने ये भी कर दिया, वहाँ पे हम बसेस चला रहे हैं, हमने वो फ़लाँ रूट चालू कर दिया, हमने फ़लाँ मोटरवे बना दिया, लेकिन वहाँ पे पुलिस को ये तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जिसको पुलिस को उन्होंने अपने घर का नौकर बनाया हुआ है, उनको भी ये अपने पूरे तरीके से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चला गया। तो अल्लाह ताला उसकी मदद करे। हम तो अभी यही कह सकते हैं, अगर हम या आप हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, वो हमें उठा के अंदर डाल देंगे या हमें वो जो सज़ा दे देंगे। सर, इस मुल्क के हालातों से तंग आकर पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात ये, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, वो या तो अपने बच्चों को मार रहे हैं, या वो खुद जहर खा रहे हैं, या वो खुदकुशी कर रहे हैं, या वो जराइम में मुलविस हो रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह से पुलिस ऑफिसर, मुझे देखकर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ कि वो अपने बच्चों को लेकर आया, जिसमें बेटियां भी शामिल है, बेटे भी शामिल है, और कह रहा है कि इनको ख़रीद लो, मेरे पास पैसे नहीं है, इनको ख़रीद लो। तो ये आपको क्या लगता है कि कितने हालात अब और वर्स्ट होने वाले हैं? और हम लोग इसके लिए बाहर नहीं निकलते हैं तो मेरा ख्याल है कि हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे। अब देखें ना, सबसे पहले 2020 या ग़ालिबन 21 में तुर्की में जब अस्करी क़यादत में फ़ौज ने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की, तैयब अर्दगान की हुकूमत के ख़िलाफ़,
तो उसका अवाम में असर और रसूख था, उसने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हुआ था, तो अवाम निकली टैंकों के आगे लेट गई, उन्होंने उसकी हुकूमत गिरने से बचा ली। फिर उसके बाद श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में राजापाक्से को भागना पड़ा, उसके वज़ीर आज़म जो हाउस है उसको उन्होंने जला दिया, उसकी गाड़ियाँ जला दी, सारा कुछ कर दिया। अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले की बात है कि बांग्लादेश में इसी तरह से इनकलाब आया, स्टूडेंट्स निकले हैं और उन्होंने निकले हैं, मुल्क के हालात बेहतर हो गए हैं। तुर्की के भी हालात बेहतर हो गए अवाम के निकलने से, श्रीलंका के भी हालात बेहतर हो गए, बांग्लादेश के भी हालात बेहतर हो गए। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है सर। तुर्की के हालात बेहतर हैं। मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की खबर दिखाता हूं। तुर्की में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। तुर्की की जो करेंसी है लीरा, उसकी कीमत गिरती जा रही है। तुर्की में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तुर्की में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। और आप कह रहे हैं कि तुर्की के हालात बेहतर हैं। आप कह रहे हैं श्रीलंका में बेहतरी आ गई। श्रीलंका को भारत से लोन लेना पड़ा है, श्रीलंका को भारत ने मदद दी है, और भी कई देशों से मदद मिली है, तब जाकर श्रीलंका थोड़ा भी डिफॉल्ट से आगे बढ़ा है। वैसे अभी हालात ठीक नहीं है वहां के। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में इनकलाब आने का, इनकलाब है वो, बांग्लादेश में हालात ठीक हो रहे हैं। सर जरा जाकर पढ़िए। पाकिस्तानियों की दिक्कत यही है कि वो पढ़ते नहीं है। एंटरिम गवर्नमेंट ने आते ही, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, एंटरिम गवर्नमेंट ने आते ही आईएमएफ से $8 बिलियन की डिमांड की है। जब हालात अच्छे हैं तो बांग्लादेश को आईएमएफ के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? हालात अगर पाकिस्तान, इसका मतलब कि पाकिस्तान में हालात तो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि 13-14 बार, पता नहीं कितनी बार, 18 बार वो जा चुकी है आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ के पास जाना, उनसे लोन लेना, ये अच्छे हालात हैं अगर, तो पाकिस्तान में तो हालात बड़े अच्छे हैं। फिर आप लोग को दिमाग उमाग नहीं है क्या? आप लोग चीजें एनालाइज नहीं करते हैं। तो जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, उन्होंने इस हद तक कर दिया हुआ है हमें कि हमें सिर्फ रोटी की फिक्र में उन्होंने डाल दिया है। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। हर कोई यही सोच रहा है कि यार मैं अपने बच्चों का पेट पालूं या निकल के हुकूमत के खिलाफ मैं बाहर चला जाऊं। उन्होंने इस फिक्र में डाल दिया, इतनी महंगाई कर दी है, इतना टाइट कर दिया हुआ है कि हर कोई अपने सिर और फिक्र मुआश में लगा हुआ है। उसको मुल्क की या महंगाई की या किसी चीज़ की फिक्र रह नहीं गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, हमें झेलना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो ये हमारी ही वजह से है। अब कितनी देर तक हम लोग मार खाते रहेंगे? हम उनका हाथ कब रोकेंगे? 76 साल गुजर चुके हुए हैं, 77 साल, अब हमारा 77th ईयर जो है वो स्टार्ट है। अगर हमने अभी भी नहीं बदलना या हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में कोई फ़र्क रहेगा। जानवरों का भी कहाँ, अगर एक कुत्ते को अगर कहीं पर मार पड़ रही है ना, तो दूसरे अगर पास खड़े हुए देख रहे हैं और उनको पता चल गया कि भाई हमारी नस्ल के एक जानवर को या कुत्ते को एक मार पड़ी है ना, भाग के वो भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको वो डिफेंड करते हैं। उनका जो भी कंपिटिटर होता है, जो भी उनके अगेंस्ट होता है, जो भी उनका जानवर दूसरे को मार रहा होता है, उसको वो इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पर जानवरों से भी बदतर हाल हो चुका हुआ है। मुझे मार पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये नून लीग का है, या ये पीटीआई का है, या ये पीपल पार्टी का है। हमारे में सुन्नी है या ये शिया है या ये वहाबी है, मतलब ये मेंटालिटी हमारे दिमागों में घुसी बन चुकी हुई है। जब तक हम एक कौम, एक यकजा होके अपने इत्तेफाक से, इत्तेहाद से नहीं निकलेंगे, पीटीआई का, नून लीग का, पीपल पार्टी का, सुन्नी वहाबी शिया का कॉन्सेप्ट निकाल के नहीं निकलेंगे, जैसे कि हमें एक कौम बनाने की कोशिश की गई, बनाने की कोशिश की है, ठीक है जी। लेकिन हम अभी भी फ़िरकों में और पार्टी बेस पे हम जो है ना अभी भी बटे हुए हैं। तो हमें ये, जब तक ये हमारे अंदर तफरीक है, हम उस वक्त तक नहीं हो सकते हैं। ऐसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हमारी अपनी वजह से हैं। आपको लगता है हम किसी भी मुल्क को काउंटर करने की सूरत में इस वक्त हैं, या किसी भी मुल्क पे हमारा जो है एक ये दुनिया कहे कि हाँ भाई पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हमारा बिजनेस होगा, पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। आपको लगता है कि हम अभी उतनी हमें पावर मौजूद है, या उतने जोगे अभी हम हैं? अब हम बच्चे बेचने पर आ गए हैं। कल को क्या लगता है, कल को क्या क्या बेचेंगे बताएं? हमने किसी मुल्क को तो क्या ही काउंटर करना। अभी हमारे जो हुक्मरान हैं
सऊदी अरब के पास गए हैं कि हमें $1.2 बिलियन आप हमें कर्ज दे दें, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जी कर्ज तो अब हम आपको मज़ीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक पास्ट आप कह लें कि है ना, वो अच्छा नहीं है पैसे वापस करने में। मतलब अगर वो कह लें कि आपका जो बिहार है वो अच्छा नहीं है, जो बिहार है वो आपको अच्छा नहीं है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जी रिकॉर्ड के जो 25% शेयर आपके हैं, 100% में से 25% शेयर जो है वो पाकिस्तान के हैं, उसमें से उन्होंने कहा है कि आप 15% हमें दे दें, हम आपको कर्जा नहीं दे सकते। अब वो शेयर बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं। अब यहाँ पे अब हम काउंटर की बात करें तो काउंटर हमने किसी मुल्क को, सबसे बड़ी बात जो है ना मोदी ने की थी, उससे किसी ने सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपको पाकिस्तान से कोई खतरा, कहते यार पाकिस्तान की तो मुझे फिक्र ही नहीं है, मैं तो पाकिस्तान का सोचता ही नहीं। अब पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला है ही नहीं, मेरा मुकाबला अगर तुमने करना है तुम अमेरिका से करो, तुम रूस से करो, तुम चाइना से करो, बड़ी जो इकोनॉमी पावर्स हैं जो सुपर पावर्स के करीब जा रही हैं उनसे मेरा मुकाबला करो। पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला है ही नहीं। वो कहते हैं हम लोग पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाते। में नहीं लाते हैं। अब हमने क्या काउंटर किसी को करना है, हम जो हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल की है या चाहे वो सूबाई है, हम उसी को काउंटर कर लें तो बड़ी बात है। हम तो इस चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं कि आय हाय हमारा जज्बा हिंदुओं पे भारी, इंडिया पे भारी, इजराइल पर भारी, यहूदियों पर भारी, हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा जज्बा वो, अब चले वो छोड़ दें, मैं कुछ और कहने लगा था। हमारा जज्बा वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त तक था जब तक आपके दिल में, मेरे दिल में, हमारे बच्चों के दिल में, हमारे बड़ों के दिल में अपने मुल्क के लिए, अपनी हुक्मरान जमातों के लिए जो कि अच्छी थीं, जब जज्बा था। अब क्या है, अब हर किसी को पता चल चुका हुआ है अब ये तो सारी कठपुतली है ना, हम लोग कैसे कर सकते हैं जब तक अब हर चीज़ हमारे सामने आ चुकी हुई है। हम लोग बलोचों को गालियां निकालते थे, लेकिन जब आज हमारे साथ बीती है, जब हमारे गिरेबानों पे हाथ आया तो हमें उनका दर्द महसूस हुआ है। अभी क्या हुआ है बलूचिस्तान में भी, फिर ये कच्चे के इलाके में क्या हुआ है, पुलिस वाले शहीद हुए हैं। वो कौन है? हमारे भाई हैं वो हमारा जो एक पाकिस्तानी है वो हम एक हैं। अगर हम एक नहीं हैं तो हमारे लिए बलोच या सिंधी या पाकिस्तानी ये कुछ भी नहीं है फिर हमारे लिए। कच्चे के इलाके में डाकुओं ने मारा, बलूचिस्तान में पंजाबियों को चुन चुन के मारा गया, और अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि जी हमने वो पंजगोर में और वादी तीरा में और ज़ोब में हमने 17 दहशतगर्द को या 17 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। और भाई पहले काम करता कौन है? अच्छा, फिर हमें पता है कि करवा कौन रहा है। जब पता है तो फिर भाई उनको पकड़ो ना जाके। ये जो ख्वारिज हैं ये तो आते जाते रहेंगे, जब तक आप जड़ को नहीं काटेंगे वो तना तो बार बार निकलता रहेगा, ऊपर से तने को काटने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे वर्स्ट हालात हो चुके हैं, पुलिस का मैंने आपसे सवाल किया, इसके अलावा आपको पता है हम पर ऐसा वक्त आ गया कि चाइना ने कहा हमारी करेंसी चला दो अपने मुल्क में, ट्रेड के लिए हमारी करेंसी इस्तेमाल करो। तो मुझे बताएं, कल को अगर कोई हम पर बाहर की कंट्री ऑफिशियली अगर कोई हुक्मरानी करना चाहे तो क्या हम उस पोजीशन में हैं कि हम उसको काउंटर करें, जवाब दें, हटा पाएँ? हम कैसे काउंटर करेंगे जबकि हम खुद उनके देनदार हैं। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने कहा है चाइना ने कि आप हमारी करेंसी चला दें, अब बदले में इन्होंने उनको क्या जवाब दिया उसका तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि ये करेंसी चला दें और अगर ये उस तरफ जाने की सोच भी रहे हैं तो कि हम इनको कुछ और करें। वैसे आपकी कंट्री आपके हाथ में है नहीं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ताजा खबर है, आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान की सरकार को कि अबे सुनो, ये जो सब्सिडी दे रहे हो ना बिजली पर, ये सब्सिडी फौरन खत्म करो। ये मजाक चल रहा है क्या? यहां पे तुम हमसे पैसे ले रहे हो और अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वहां पर सब्सिडी दे रहे हो। सब्सिडी हटाओ जल्दी। तो आईएमएफ ऑलरेडी आपको अपने कब्जे में ले चुका है। आपके देश के जो फैसले लिए जा रहे हैं, आपके जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो आईएमएफ के कहने पर बनाई जा रही हैं। आईएमएफ की जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट की जा रही है, आपकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, और ये सबसे बड़ा इसका सबूत है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि उसके 9 बच्चे हैं, आपको अंदाजा लगा तो भैया 9 बच्चे पैदा क्यों किए? जब आप बच्चों को खिला नहीं सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है बच्चे पैदा करने का। और अगर आप ये सोचते हैं
कि अल्लाह बैठा है, खुदा बैठा है, उसी की देन है, वही खिलाएगा, तो फिर अपनी सोच बदल लीजिए, अपनी सोच बदल लीजिए। अपनी जितनी चादर है उतनी पांव फैलाने की बात कही है उसने, अगर जिसको भी आप मानते हैं, लेकिन आप चादर से ज्यादा पांव फैला रहे हैं। और बड़े पाकिस्तानियों को मेरी इस बातों का ना मिर्ची लग रही होगी कि ये फिर इसने इस्लाम पर अटैक किया, ये किया। मैं इस्लाम पर अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी, कि जिस तरह से आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, 9 बच्चे, पुलिस वाला है, पागल हो गया है क्या? 9 बच्चे पैदा किए उसने, तो ऐसी हालत होनी थी, ऐसी हालत होनी थी तो फिर मांगो ऊपर वाले से अपने, वही दे। क्यों जा रहे हो प्रेस क्लब के आगे बच्चे बेचने? क्यों जा रहे हो? फिर मांगो ऊपर वाले से, जिसको मानते हो। ये जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हुआ है ना आप लोगों का, इस्लाम को जो वेपन के तौर पर यूज किया जा रहा है, आपको आइडिया नहीं है आप लोग क्या कर रहे हो आबादी के लिए। मैं कहूंगा तो आप लोग ज्यादा बुरा मान जाओगे। आपके पाकिस्तान के एक बड़े नामी आदमी हसन निसार, उनकी बात सुनवा देता हूं, पॉपुलेशन को लेकर क्या कह रहे हैं वो। सुनो, अगर बुद्धि है तो सुनो और समझो, तभी बच पाओगे, वरना बच्चे बेचने भी पड़ेंगे, बच्चे मारने भी पड़ेंगे, याद रखना। सुनो। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। सुन लिया ना? अभी भी नहीं जागे कि उसकी देन है, यही मानते रहे तो नौबत इससे भी बुरी आने वाली है। अपनी जान भी देना, अपने बच्चों की जान भी लेना, बेच देना, जो मन करे करना, यही होगा तुम्हारे साथ। उनको सोचना चाहिए या आवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारी हिफाजत करते हैं हम उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो बात गलत है ना। देखो कितने बेचारे शहीद हो रहे हैं। कौन? पुलिस वाले कहाँ? जहाँ भी जाते हैं बेचारे, किसी को पकड़ने जाते हैं या किसी बस में या किसी पे, ये थानों पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना सब। तो इस पे ये नहीं होना चाहिए। जाहिर है जो हमारे लिए हिफाजत करते हैं उनकी हिफाजत हम नहीं करेंगे, हम माएँ हैं, हम तो दुआ कर सकती हैं ना। तो ये चाहिए लोगों को कि अपने मुल्क में जो भी है उन पे इत्माद करें, चाहे वो पुलिस वाले हैं जो भी हैं। लेकिन वो बेचना चाह रहे हैं तो वो उनको पता वो क्यों बेचना चाह रहे थे। वो कह रहे थे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली ना, और घर के खर्चे इतने ज़्यादा है, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, मैं मजबूरन अपने बच्चों को बेचने आया हूँ। तो बेटा ये देखो बिल कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है। आज में कोई बेचारा कोई सब्ज़ी नहीं खरीद सकता, कोई बिल नहीं दे सकता, लाइट आती नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग। वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये देखो बसों में मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम किधर है हमारी हुकूमत? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जो कानून के मुहाफिज हैं, अगर उनके साथ ये सलूक हो रहा है तो अल्लाह ही वास्ता, फिर अभी ईमानदार लोग हैं इस माशरे में, वो उस पर क्या बीती होगी कि जब वो अपने बच्चों को लेकर बेचारा फ़रोख्त करने चला गया है। इसका मतलब वो ईमानदारी हुआ ना। बेईमान होता वो भी कहता ठीक है कहीं से मैं कमा लूँगा, छोड़ें इसको। लेकिन अभी लोग हैं, क्यों नहीं हैं? पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं। अरे जब लोगों के पास ही पैसे नहीं तो रिश्वत भी कहां से कमाएगा? आपको क्या लगता है? जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो क्या रिश्वत कमाएगा वो? चंद लोगों ने पुलिस को गंदा किया हुआ है। मेरी दुआ है कि ये अल्लाह ताला करे कि ये हुक्मरानों को होश के नाखुन आए और ये यार ये ठीक करें।
ये सारा माशरा ये करप्ट है। मैं सही कह रहा हूँ। मैं बेटे पेंशन, मैं भी पेंशन पर हूँ, मुझे 7वां या 8वां साल है। यकीन करें कभी मिल जाती है, कभी टाइम से नहीं मिलती, 10-10 तारीख हो जाती है। राशि अफसरान है, समझ नहीं आती यार क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे जाकर। जिसको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली उस पर क्या बीती होगी। तो वो बच्चों को वो आ गया बच्चों को लेकर मैदान में, इसका मतलब है कि वो भूखा मर रहे ना। कौन देने वाला है? अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं बेटा देता किसी को। शर्म आनी चाहिए इनको, चाहिए कि इसका फैसला करें। जब अल्लाह ताला ही देता है तो फिर क्यों आया बच्चे को बेचने? वेट करे, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। फ्री में बिठा के वो नहीं खिलाएगा आपको। बड़ी आसानी से आप लोग कह देते वही देता वही देता। अरे वो नहीं देता, हाथ पांव हिलाओगे तब मिलेगा। और पेंशन टाइम से लोगों को मिले, तनख्वाह भी मिले, या अपने बच्चों को पेट पाल सकें। सर हमारे मुल्क के अंदर जितनी गुर्बत, जितने हालात वर्स्ट हो चुके हैं, लगता है आपको कि हम किसी को आंखें दिखा सकते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म का रिप्लाई दे सकते हैं, या हम झुके ही रहेंगे? अगर ऐसा माहौल रहा तो फिर हम झुके ही रहेंगे बेटा, ये साफ बात है। एक तरफ हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमारा कौन सगा है? कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के सिवा। कौन दुश्मन है? बेटे आप देखती रहे, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। ये जुल्म कत्लो गारत है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान में अमन ही नहीं हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल ही नहीं आ रही कि हम अपनी आवाम के लिए सोचें। आप कह रहे हैं बड़े खुशकिस्मत है जनाब कि आज तक आप ही दोनों बातें खुद कर रहे हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन आज तक पाकिस्तान में अमन ही नहीं आया। गजब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं सर। आप लोग क्या बोलते हैं रियलिटी की आप लोग को समझ में नहीं आती कि आप क्या बोलते हैं। अपना ही मजाक उड़वाते हैं आप लोग। हर तरफ दुश्मन बैठे हैं, तो दुश्मन तो अपने मुल्क की कर रहे हैं। अगर उनका हमारे में ध्यान होता तो वो आज हम में गुम रहते और उनकी भी इकोनॉमी डाउन रहती। आज तो उनके जो करेंसी की कीमत है वो भी अच्छी खासी जा रही है, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी खासी जा रही है। वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। हम ही ये सोचते रह गए कि ये हमारा दुश्मन है, ये हम पर अटैक कर देगा। हमने ताक झाँक की और हम अपने मुल्क का कुछ नहीं बना पाए। उन लोगों ने अपने मुल्क पर फोकस किया। उन लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान को किसी खातिर में नहीं लेते, और आज वो बहुत तरक्की में है। बदकिस्मती ये है कि अल्लाह का एक करम है, ये नबी पाक के सदक़े में है। अब भी अगर कभी वक्त आ गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या करेंगे? डूबती हुई इकोनॉमी के साथ क्या करेंगे? कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ फिर गरीब ही लड़ेगा। अमीर आदमी तो वैसे ही भाग जाएंगे। ये कैसे लड़ेगा बताएं? कैसे लड़ेगा? जान दे देगा और क्या करेगा? जान कैसे देगा? अपनी मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, खलो जाएगा, सामने खलो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई, बिजली के बिल डबल पे करने पड़े। गरीब ने सीना तो नहीं ताना, गरीब ने एहतजाज तो नहीं किया। देखिए हमारी कौम में यूनिटी नहीं है। हमारी कौम अपने वतन के लिए नहीं सोचती, चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे वो कोई अमीर हो। हम लोग वतन परस्त लोग नहीं हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटे। मेरी भी जो कम 70 साल की उम्र हो गई है, मैं तो यही देखता आया हूँ कि अभी ईमानदार कुछ लोग हैं। तो ये अल्लाह ताला इसको क़यामत तक कायम रखे पाकिस्तान को। पाकिस्तान है तो हम हैं। आपकी बातें दुरुस्त हैं, मैं आपको गलत नहीं कहता। आपका तजिया जो है ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक ईमानदार लोग, चंद लोग भी रह जाएंगे ना, पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे देंगे, पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। चंद लोग कहाँ हैं बेटा? आप चचा वो 71 में क्या हुआ था? आंच नहीं आई थी पाकिस्तान पर? आधा मुल्क चला गया, 93,000 का सरेंडर हो गया कलमागो मुसलमानों का। अब कौन सी आंच चाहिए? आपको पता है 2024 की, आपको पता है डेली बेसिस पर कितने हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट बन रहे हैं, और आपको पता है कितने कितने लोगों के वीज़े लग रहे हैं। पहले डाटा आया था 12 लाख पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए, अब 15 से 20 लाख और चले गए हैं। वाह, ये तो फिर इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये वक्त आ गया पाकिस्तान पे कि यहाँ हर आदमी
पासपोर्ट बना रहा है और बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? ये इनकी जिम्मेदारी है, ये यहाँ रोज़गार फराहम करें, ये ध्यान रखें अपनी आवाम का। अगर वो लोग जो हमसे पीछे थे कभी, कौन? इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये मुल्क क्या थे, नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान बड़ा खुशहाल था, लेकिन अब पाकिस्तान नीचे आ गया है। अब हम रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, हमारे मुल्क को एक घुन लग गया है। 70 साल उम्र हो गई, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लीजिए सर। एक पाकिस्तानी मुझे बता दे कब पाकिस्तान भारत से आगे था, और किस में आगे था? एजुकेशन में आगे था, इंडस्ट्रीज में आगे था, इकोनॉमी में आगे था, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे था, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे था, रेलवे में आगे था, टेलीकॉम में आगे था, मूवीज में आगे था। कौन सा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान भारत से आगे था? अबे झूठ बोलना बंद करो तुम लोग यार। अभी भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इतना झूठ बोलते हो यार, इतना झूठ बोलते हो कि ऊपर वाला भी जिसको तुम मानते हो वो भी शर्मा जाता होगा। यार कैसे बंदे हैं यार ये, झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती इनको। एक पाकिस्तानी साबित करे कि किस चीज में आगे था। हाँ, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, हड़पने में, चोरी करने में, इसमें मत बोलना भाई, इसमें तुम आगे थे। 2 नंबरी करने में इसमें तुम अभी भी आगे हो, टेररिज्म फैलाने में आगे हो, लेकिन मुकाबला इसमें इसका नहीं। अल्लाह करे, मेरी ये दुआ होती है कि या अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन चंद लोगों ने इसको यरगमाल बनाया हुआ है, और हम बने हुए हैं। बिल्कुल जब तक हम हक पर बात नहीं करेंगे हम ऐसे ही रहेंगे और जलील होंगे। हमें चाहिए हक की बात करनी चाहिए, हमें निकलना चाहिए। हमारे हुक्मरान अब भी सोच लें कि इनका क्या बनेगा। अगर ऐसे करते रहे तो सबसे पहले ये अल्लाह ताला की गिरफ्त में आएंगे, और इंशाल्लाह सबसे पहले आप झूठ बोलना छोड़ दें। पाकिस्तानियों, आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले आप झूठ बोलना छोड़ दें, झूठा प्रोपेगेंडा करना, खैर प्रोपेगेंडा तो झूठा ही होता है, प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें, सच पर रहें। अब तक हजारों पाकिस्तानियों से मैंने सुना होगा कि पाकिस्तान भारत से आगे था। किस चीज में आगे था भाई? ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। हम भारत से भी अच्छी कौम है, अच्छे देश हैं। किस चीज में? कोई पाकिस्तानी नहीं बताएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को पढ़ना है नहीं। पढ़ने लिखने से तो उन्हें नफरत है, और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, दुनिया की चीजें नहीं जानेंगे, अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, वही मुताला पाकिस्तान पढ़ेंगे, तो फिर यही होगा। सही जानकारी रखिए। अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि हम भारत से बहुत बेहतर थे, भारत से आगे थे, तो फट से सवाल पूछना चाहिए, किस चीज में आगे थे, कि कौन से सेक्टर में आगे थे? बता दो भाई। एक भी पाकिस्तानी का जवाब नहीं मिलेगा, और अगर जवाब मिला तो वो भी झूठा प्रोपेगेंडा वाला जवाब होगा। झूठ होगा और प्रोपेगेंडा होगा, और उसके लिए हम बैठे हैं, हम तो फैक्ट लेकर आएंगे पट्टे से। कोई पाकिस्तानी बता दे भाई कि किस चीज में आगे था भारत से। भारत से निकले हो और भारत से कहते हो कि हम आगे थे। 77 साल तुम्हारी उम्र हुई, कमाल है यार। इसलिए तो कहता हूं पाकिस्तान बड़ा गजब का देश है यार। अगर पाकिस्तानी ना हो, ऐसे बेवकूफ पाकिस्तानी, जाहिल पाकिस्तानी, वैसे बुजुर्ग हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, अब फैक्चुअली चीज गलत बोल रहे हैं तो सुन के मजा आता है, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, और बाकी दुनिया तक भी हम फैलाते हैं कि देखो भाई ये है पाकिस्तान और ये हैं यहां के निवासी पाकिस्तानी। हमारे देश में सब कुछ है, हर चीज मौजूद है, लेकिन हम भिखारी हैं। सोने की खदानें हैं, लेकिन हम भिखारी हैं। आटा की लाइन में लग के हम मर जाते हैं। बात करेंगे ऐसे कि पूछो मत। और बच्चे पैदा करना बंद करो। नहीं खैर, मैं क्यों सलाह दे रहा हूं यार। अन्य करो भाई, अच्छा कर रहे हो तुम, बच्चे पैदा करो, जितने मन करे उतने बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करोगे तो जमीन तुम्हारी बटेगी, पहले इतनी बड़ी होगी, फिर 10 बच्चे होंगे तो उसमें 10 टुकड़े हो जाएंगे, इतने इतने इतने।
जमीन तो उतनी है, पानी कम मिलेगा, खाना कम मिलेगा, अबे रोजगार नहीं मिलेगा। तुम बच्चे पैदा करो 10 और कहो कि सरकार की गलती। अरे सरकार 10 रोजगार थोड़े ना पैदा करेगी भाई, सरकार के पास पैदा कर सकती है 4 और बच्चे हो गए हैं 40, तो 36 तो बेरोजगारी पंचर लगाना पड़ेगा भाई 36 को, और पंचर में भी ज्यादा नहीं मिलेगा। आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, कल को पंचर का काम भी बंद होने वाला है। सेल्फ हीलिंग टायर्स आने लगे हैं, स्मार्ट टायर्स, उनको पंचर बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पहली बात तो 9 बच्चों वाली, मुझे ये बता ये जो एंकर है ये कौन है, इसका नाम क्या है जिसने ये वीडियो बनाई है? इसका शल लाग बता क्या नाम है इसका। मुझे ये बता मेरी बहन, अगर वो झूठ बोल रहा है तू झूठ के साथ क्यों दे रही है? कैसे? अगर वो पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, मुझे एक पुलिस वाला बता कराची से लेकर कश्मीर तक कोई एक बता जो करप्ट नहीं है। ये बकवास करते हैं, ये सब्सिडी लेने के लिए तमाम के तमाम झूठ बोलते हैं। जितनी फौज के बाद पुलिस के महकमे में करप्शन है, ये अच्छा अपनी भाई सोच है। रास्ता बोले कान ना फाड़े, आप बात रास्ता बगैर सुनी जाएगी उनको। ये 9 बच्चों की बकवास करता, पता नहीं किसी के पकड़ के इसमें बिठा दिए हैं। मैं नहीं मानता, सिरे से नहीं मानता कि कोई पुलिस वाला जो है ना वो इतना तंग हो सकता है। हाँ बदबख्ती से वो ईमानदार ना हो। लड़ना ओ यार बात मैं भी कर रहा हूँ, रमता भी करता है। देखिए मेरी बात सुने बिल्कुल, आप तो लड़ना शुरू हो जाते अगर हैं। 9 बच्चे तो जो ड्यूटी है वो किस टाइम की है? नहीं रमना तुम भी वो जब तुम भी बिलो द बेल्ट बात मेरी कर बात रहे तो हो। सुनो बात तुम मजाक कर रहे हो, बिलो द बेल्ट बात कर रहे हो। 9 बच्चे अल्लाह की दीन है, लेकिन कंट्रोल करने चाहिए आबादी। बात फिर मेरी मैं नहीं मानता कि वो पुलिस वाला सच बोल रहा होगा, वो टोटली झूठा है मेरे भाई। हाँ एक शर्त है कि अगर उसमें अल्लाह ने ईमान दिया हुआ और उसने बेईमानी नहीं की तब मैं कहीं जाकर ये बात मानूंगा। अच्छा लेकिन उसका भी करूँगा बात जो मेन मेरे नज़दीक इस वीडियो में यही थी कि देखिए हमारा मुल्क IMF चला रहा है, पाकिस्तान नहीं चला रहा, पाकिस्तान के लोग नहीं चला रहे, पाकिस्तान नहीं ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन चला रहे, ना पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। जैसे कि हमें अभी कल आज हमारे बिजली के बिल आया, तो हमारा मेरे तो 200 यूनिट से कम थे, मुझे तो रिलीफ नहीं मिला। जिनके 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, जिनके 200 वो से इतने खुश ना हो आने वाले बिल में ये डबल लगे। वो एक बात की बहस है। जिनके 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आए हैं उनको तकरीबन कम बेश 4000 रिलीफ मिला है। यानी कि अगर फिर कल किसी का 18000 का बिल था तो उसको 14000 आया, अगर किसी का 14000 है तो उसको 10000 मतलब 4000 रिलीफ दिया। तो ये पूरे पंजाब में हुआ है। तो ये अब रिलीफ दिया तो ऊपर से IMF आ गया, क्योंकि पैसे हमसे ले रहे हो, रिलीफ अपनी मर्जी दे रहे हो, भीख हम दे रहे हैं आपको, और उस भीख को अपनी मर्जी से अयाशी में उड़ा रहे हो वोट बैंक के लिए। तो सोचो आपका पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जिधर भी खड़ा है ना बहुत अच्छे तरीके से खड़ा है, ये जिस लायक हैं ये वहीं पर ही खड़ा है मेरे भाई। मैं बात करूंगा 100 करोड़ इन एंकर से जो इंडिया में बैठे हैं। आप हमेशा कह देते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर देना अल्लाह है तो मेहनत हमने ज़रूर करनी है। मेहनत का सिरा मेरे तो भाई वो ना लोग कभी से क्या नहीं कह रहे होगा। हैं? तो हम जिसको भी मानते हैं इसे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे नहीं लोग से क्या कह रहे हैं? हम जिसको भी वीडियो मानते देखते हो हैं कि सिर्फ जस्ट एक हिट करने बैठते हो? नहीं मैं वीडियो देख रहा था। हम जिसको भी मानते हैं तुमको उससे क्या लेना देना है? बात और पूरा पॉइंट ये है कि आप मेहनत करें, आप इल्म हासिल करें। तो अपने मुल्क वो की क्या कोशिश कर रहे थे? करें। वो क्या कर रहे थे? तो वो हिट क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? नहीं वो क्या कर रहे थे? नहीं वो हिट क्यों कर उन्होंने रहे हैं? कहा कि आप जिसको भी मानते हो वो फर्क नहीं पड़ता, आप मेहनत करें। उन्होंने भी यही लफ्ज बोले। तो वो तो जाहिर सी बात है ना, वो तो जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा मेरे भाई। मेहनत करेगा वो भी यही कह रहे वो हैं। मेहनत तो मेरे खुदा ने, तुम लोगों का नहीं पता, मेहनत तो मेरे खुदा ने कभी गैर मुस्लिम की नहीं रखी, तो मुसलमान की कैसे रखेगा मेरे भाई? नहीं ये भाई ये कंसेप्ट नहीं, कुरान पाक में ये है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आपको रिलीजन और नहीं यार मेहनत करने वाले के बाद वो अलग मसला है। मैं कह रहा था हलाल कमाने वाला अल्लाह का अल्लाह का दोस्त दोस्त है, है। और मेहनत करने वाला कभी भी उसकी मेहनत ज़ाया नहीं ना होती। जाया नहीं जाती। बल्कि अल्लाह की ज़ात ने कहा कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। ये सब के लिए वो ना उधर मुस्लिम आया ना अल्लाह ना गैर मुस्लिम ना आया। नॉन मुस्लिम आया। तो ये बात लोग सब यही कह रहे थे कि मेहनत करो। ठीक है आप जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा रखो, लेकिन मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं करिए। बात सच भी है, ये हमारे रब का भी फैसला है। और दूसरी बात वो करेगा कि कर रहा था कि मैंने अपने मुल्क से वो क्या निकालो, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, एंटी रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन एंटी रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन।
तुम्हें कहाँ पर नजर आती है भाई? सर खुद से पहले बताओ ना, है कहाँ नजर आती है? हम रेडिकल हैं। रेडिकल का मतलब क्या पहले ये पता है तुम्हें? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि रेडिकल यानी कि हम अपने इस्लाम के अंदर इतने पोजेसिव हो गए, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हमें उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो है कि नहीं है? तो हमें दिखाई देना भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस्लाम के कवानीन नजर आने चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। बात यही होनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? क्या मैं वही पहले कर चुका हूँ कि जो मेहनत करेगा मेरे भाई, अमल करेगा, उसको उसका सिला मिलेगा। बात तो ये ना कि इस्लाम की वाकई में बात करते हैं तो उसको पूरे तरीके से फॉलो करना चाहिए, जो कि हम नहीं मसला करते। रहमतुल्लाह बात ये करो, मसला यही है कि बात सभी करते हैं, अमल कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है, फॉलो नहीं करता कोई। बात तो है ना, फॉलो करे तो फिर उस पर आए तो फिर बात तो ठीक है। इस वजह से हम रेडिकलाइज हैं, तो मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ वाकई है मैं। अच्छा, हम किस मामले में इंडिया से आ गए हैं? कोई है? वो फीड चेक करो। मुझे एक शोबा याद है, अब क्या तो मुझे नहीं पता। झूठ वो कह रहे ना बोलो। मैं झूठ, बिल्कुल ये बात भी सच है। मुस्लिम झूठ बोलना छोड़ देंगे तो मसाइल अपने आप कम हो जाएंगे, मेहनत करना ये शुरू कर देंगे। अच्छा, किस शोबे में पाकिस्तान आगे था या है था का तो मुझे पता है, इसका मुझे नहीं पता है। एक मामले में पाकिस्तान आ गया इंडिया से जो था मेरे भाई, वो हॉकी में। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान आज भी इंडिया में उस मामले में आ गया। हॉकी में मेरे भाई आगे था। और शारजा बच्चे पैदा करने की, एक सेकंड है, बच्चे पैदा करने की रेश में पाकिस्तान सबसे आ गया। वो मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पर जा रहा है। तो ये एजाज भी है पाकिस्तान के नाम। और यार बच्चे करना मसाइल नहीं है, पैदा करना, उनको पालने का और उनको संभालने के लिए आपको स्ट्रगल करने की जो बात है ना मेरे भाई, उस पर कोई अमल नहीं करता। यार इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? हम नहीं बोल रहे यार। सही है, मेरी आदत नहीं है मेरे भाई, वैसे रूटीन में मुझसे निकल जाती बातें और मेरी आवाज़ ही ऐसी है। अब मैं इस पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हूँ। तुम लड़ना शुरू हो जाते हो, बात हम ये तुम्हें लगता है कि मैं लड़ना शुरू हो गया, लेकिन मेरा अंदाज ऐसा है बात करने का। अच्छा, एक ये बात फिर लोग से कहा कि आप झूठ बोलना छोड़ दें, मतलब प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें तो हो सकता है आपके दिन बदल जाए। तो ये बात सच है, झूठ तमाम जो बुराइयों की जड़ झूठ है, ये बात सच है। आप एक झूठ बोलते हैं उसे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फिर झूठ के आप आदी हो जाते हैं। मैं इसकी मिसाल देता चलूँ, अभी रिसेंटली अभी की मिसाल 5 बजे से लेकर 3 बजे की मिसाल देता हूँ। 3 बजे मैं गया था और 5-6 बजे मैं घर में आया हूँ। हमारा एक मसला था और उसमें एक आदमी झूठ बोला हुआ था, मतलब जिसे पंचायत कहते हैं, डेरेदारी कहते हैं, या जागीरदारा सिस्टम में जो बात आपस में बैठ कर की जाती है। जब टू द पॉइंट बातें होना शुरू हुई तो वो झूठ निकल कर बाहर आ गया। हालांकि उसको छुपाने के लिए उसने बहुत से फड्डे डाले, बहुत से मतलब कि गलत गाली गलौज की पंचायत में बैठ कर, लेकिन फिर भी उसका जो झूठ था वो हमने निकाल कर बाहर रख दिया कि भाई यहाँ तुम झूठे हो। झूठ झूठ ही होता है, उसके पाँव नहीं होते। पाँव नहीं होते मेरे भाई। और सच की कहते हैं कि वो जड़े नीचे होते हैं। और मुझसे ज़्यादातर इख्तलाफ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ इसी बात पर होता है कि आप किसी की ना फेवर में नहीं बोलते। मैं हकीकत कहता हूँ कि आप किसी की फेवर में नहीं कहते, आप आए आप उसको भी झूठा साबित कर देते हैं। आप औरतों की फेवर में बोलते हैं। चलें जी आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो बात मैं ये कह रहा था, ये बात सच है, झूठ वाकई बुराई की जड़ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और अंकल जो बोल रहे थे वो पाकिस्तानी, जो वाकई हमारी चादर छोटी है और हम पाँव ज़्यादा फैला लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं कितनी फाड़ो फिर आसानी से बात सीधी सी है। अगर आपके पास मसाइल कम है तो कफायश है। और जिस तरह नून लीग ने कहा था इमरान खान को इतना तंग करना जितनी तंगी तुम बाद में झेल सको, और इसी तरह ये है। फिर इमरान खान साहब के साथ भी तो वो कर रहे हैं, चाहे अपने इसमें मुल्क को तबाह कर रहे हैं। बात सच है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।